वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, साथ में लास्ट में पैसेज भी करेंगे। पैसेज का भी 15 क्वेश्चन होगा, तो पूरे एग्जाम में जैसे आपके पेपर बनता है सेम टू सेम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसी पैटर्न पर करेंगे। आप खुद से भी एनालिसिस करिएगा करके कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है, कितना खुद से कर पा रहे हैं और कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे टॉपिक को दोबारा आप तैयार कर लीजिएगा ताकि उससे भी क्वेश्चन आप कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 से यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। जो रीडिंग वाला स्किल होता है ये सीखने के लिए आवश्यक कैसे होता है। केवल वर्ड हमेशा बोली हुई निगेटिव टैग वर्ड होता है, काट दीजिए। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, ऐसा नहीं है घर की भाषा ही सुनने बोलने को मिले। पढ़ना सीखने की बात हो रही है यहाँ पे, तो पढ़ना वैसे भी स्कूल में लेते हैं हम, ये भी नहीं होगा। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा कि जो आपका लक्ष्य भाषा है आपकी उसके अर्थपूर्ण मीनिंगफुल हो, साथ में रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 107 है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि क्या है। स्वयं से इंटरेक्शन बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि बातचीत का भी माध्यम होता है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही आप खुद को रेगुलेट भी कर पाते हैं, खुद को भी आप भाषा के माध्यम से ही समझ पाते हैं। तो ये हो जाएगा, खुद को समझने का भी ये माध्यम होता है, या फिर हम कह सकते हैं खुद से बातचीत करने का भी माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, लड़के होकर रोते हो, ये क्या स्टीरियोटाइप है। अगर ऐसा कहीं पे बोला जा रहा है तो ये स्टीरियोटाइप है कि लड़के होकर रोते हो। फिर है यह कथन है, यह कथन इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले है, बच्चों को भाषा की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ये क्या बाध्य करेगा। ऑप्शन नंबर ये गलत है, ये तो रोने की बात हो रही है यहाँ पे। फिर भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ये भी गलत है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ना ही अध्यापकों की दृष्टि से, ना ही बच्चों की दृष्टि से, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है जेंडर पर, तो जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। जब अगर ऐसी बात कहीं की जाए और पूछा जाए ये क्या है, तो ये आएगा आपका रूढ़िवादिता में। रूढ़िवादिता में आता है पहली बात, स्टीरियोटाइप इंग्लिश में बोला जाता है। और ये डिसाइड कौन, इसको बनाया किसने है, समाज ने बनाया है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई में एग्जाम में, समाज ने इसको बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 112 है यहाँ पे, भाषा सभी विषयों के क्या है, केंद्र में है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। जो भाषा है, लैंग्वेज हो, वो सभी विषयों के केंद्र में बोला जा सकता है, या फिर बोला जा सकता है कि सभी विषयों का सेंटर होता है ये। क्यों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे जो भाषा है, आपको पता होगा कि सब्जेक्ट कितने होते हैं। सब्जेक्ट पहले हम देखते हैं, मैथ होता है, आपका साइंस हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिंदी है, एनवायरनमेंट है, तो इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि क्या जो मैथ होता है इसकी अपनी भाषा होती है कि नहीं, तो भाषा इसमें भी होती है। इंग्लिश में भाषा है कि नहीं है, हिंदी में भाषा है कि नहीं है, और ये जो पॉलिटिकल है इसमें भाषा होती है, राजनीति वाली भाषा होती है, हिंदी में भी होती है। इसी प्रकार ज्योग्राफी में भी होती है और साइंस में भी होती है। मतलब कि जो भाषा वो सब में होती है, और जो चीज़ सब में होगी वो कहाँ पे होगी, वो केंद्र में होगी। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा के बिना कोई सब्जेक्ट नहीं है, बिना लैंग्वेज के कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यही है, भाषा सब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है यहाँ पे कि 100 यहाँ पे देखते हैं 9, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। जो कहानी है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही लगता है, तो यही है, कहानी में संवाद होना आवश्यक है। संवाद क्या कहानी में होना आवश्यक है। फिर है, कहानी में शुरुआत होना, कहानी है तो शुरुआत और एंड तो होगा ही। कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। कथानक वो होता है जिस पर ये कहानी क्या होती है, बेस्ड होती है। जैसे कि मान लीजिए रामायण किस पर बेस्ड है, राम जी और सीता जी पर, तो ये कथानक हो गए। तो जिस पर कहानी बेस्ड होती है वही होता है कथानक। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा।
कथानक का होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस पर बेस्ड अगर वही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, कहानी बनेगी ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 110 है यहाँ पे। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, अगर कोई भाषा का टीचर है लैंग्वेज का, तो उसको बच्चों में क्या करना चाहिए? भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। फिर है आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर विविध संदर्भों में। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा कि जो सिद्धांत यहाँ पे जो थ्योरी होते हैं, थॉट्स होते हैं, व्याख्या अगर कहीं पे दिया हुआ है, परिभाषा दी गई है, तो ये सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं, उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे है 3rd वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा, विविध संदर्भों में। विविध संदर्भों का मतलब होता है कि अलग अलग एरिया में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। बिल्कुल सही है, जैसे कि मैथ में भी बच्चा भाषा को यूज़ कर पाए, इंग्लिश में भी कर पाए, एनवायरनमेंट में भी कर पाए, साइंस में भी कर पाए, स्पोर्ट के टाइम पर भी कर पाए, और ज्योग्राफी में भी कर पाए। तो यही है विविध संदर्भ, अलग अलग जगहों पर वो यूज़ कर पाए भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 यहाँ पे। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? कोई भी भाषा जो होती है वो क्या किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है? तो ये संभव भी है, नहीं भी संभव है, तो बहुत हद तक संभव है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2nd वाला सही हो जाएगा। जैसे कि हिंदी भाषा और जो है, और जो संस्कृत भाषा है, संस्कृति नहीं संस्कृत, जो संस्कृत भाषा है, ये दोनों किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी, दोनों की कॉमन लिपि है। तो यही है, कुछ हद तक ये संभव है, बहुत हद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 112 हम कर चुके थे पहले ही। क्वेश्चन नंबर 113 है यहाँ पे। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, जो कविता है उसका एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। फिर इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं? किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं है ये। फिर है सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। बिल्कुल ये सही है, यहाँ पे भले ही में ही वर्ड दिया गया है, लेकिन ये सही है क्योंकि अच्छी बातों के साथ में ही लगा है, नहीं तो जनरली ये नेगेटिव हो जाता है टैग वर्ड। तो सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश, जहाँ पे दिया गया है कि एक्सपीरियंस जो है, साथ में उसका जो एनवायरनमेंट है, तो इसी में बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप जब छोटे थे तो आपकी मातृभाषा हिंदी थी, क्या अगर आपको फारसी लैंग्वेज में कविता पढ़ाई जाती तो आप सीख पाते? नहीं सीखते, ना ही आपको इंटरेस्ट आता। तो यही 2nd ऑप्शन सही है, बच्चे के अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है यहाँ पे। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, अगर अलग अलग तरह की सामग्री मिलती है और पढ़ने का अवसर मिलता है तो उससे क्या होगा? भाषा को, बिल्कुल सही है, यहाँ पे अलग अलग की बात की गई है तो विविध संदर्भ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ आएगी। विविध संदर्भ मैं बता चुकी हूँ, अलग अलग एरिया में आप लैंग्वेज को यूज़ कर पाएँ। ये कब होगा? जब अलग अलग सामग्री आप पढ़ेंगे, और अलग अलग जहाँ पे पढ़ने की ढेर सारी सामग्रियाँ हों, अलग अलग हों, वो परिवेश क्या कहलाता है? प्रिंट समृद्ध परिवेश कहलाता है। प्रिंट समृद्ध, इससे भी क्वेश्चन बनता है, प्रिंट समृद्ध परिवेश कहलाता है। अगर यहाँ से आप पढ़ रहे होंगे तो हिंदी में 25 नंबर से कम नहीं लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 है। आपकी दृष्टि में अभ्यास, जो आपका व्यू है उसके हिसाब से आप अभ्यास को क्या बोलेंगे? इधर का कर लिए थे, हाँ, यहाँ पे बाकी है 115 से। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य होता है, जो हिंदी भाषा है अगर उसमें विज्ञान से संबंधित पाठों को पढ़ाया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? अगर हिंदी ऐसे बोला जाए कि हिंदी में मान लीजिए विज्ञान ही नहीं कोई और सब्जेक्ट बोला जाए कि उसको भी पढ़ाया जा रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसकी भाषा को सिखाने का यही पर्पज़ होता है कि वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है उस सब्जेक्ट की या उसकी भाषा सीखने का पर्पज़ होता है, उसकी भाषा बच्चा ताकि सीख पाए। तो विज्ञान की भाषा को समझना बिल्कुल सही है, यही पर्पज़ होता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि इंटीग्रेटेड करके क्या करना है? इंटीग्रेटेड करके पढ़ाना है, मतलब कि एक सब्जेक्ट में कई सब्जेक्ट ऐड करके। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है। लेखन क्षमता के आकलन के लिए जो राइटिंग स्किल्स होता है, अगर इसका असेसमेंट करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखते हैं। अभिव्यक्ति विचारों, अभिव्यक्त क्या होता है? अभिव्यक्त का मतलब होता है आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उसको किसी के सामने क्या करना? प्रेजेंट करना।
उसको दिखाना, उसको रखना किसी के सामने, ये होता है व्यक्ति। फिर है व्याकरण सम्मत भाषा को देखना, व्याकरण में नियम वगैरह ज़्यादा होते हैं तो ये ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता। फिर है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, बिल्कुल सही है। लेखन जो क्षमता है अगर इसका मतलब आकलन करना है तो क्या करना होगा, जो अर्थपूर्ण वाक्य है और संदर्भ है उनको देखना होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। लिखने की सफाई सुंदरता ये नहीं मोटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का क्या अर्थ है। ऐसा अन्य भाषा के जो शब्द होते हैं वो होते हैं क्यों, तुम देखते हैं क्यों होते हैं वो। पहला है पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, ऐसा गलत है कि पाठ का लेखक हिंदी का ही लेखक है तो हिंदी क्यों नहीं जानेगा। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, बिल्कुल, ताकि जो आपको पता होगा कि जो बच्चे होते हैं वो बहुभाषी एरिया से आते हैं तो उनको ध्यान में रख के ये जो पाठ है वो बनाया जाता है, इसीलिए उसमें कई भाषाएं ऐड की जाती हैं, आप ईवीएस में ही देखते होंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। कठिन अस्पष्ट करना मोटिव नहीं होता, शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा सकती, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है। यहाँ पे आपकी दृष्टि में जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, ये इसका क्या मतलब है। पाठ को समझने में क्या ये मदद करता है, आप अभ्यास करेंगे बार बार तो पाठ को समझने में मदद करेगा। तार्किक नहीं, लॉजिकल नहीं बनाता, भाषा के बारे में नहीं बताता, उत्तर देना नहीं सिखाता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है। यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य हो सकता है। 6 to 8 लेवल की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे जो ट्रांसलेशन सामग्री है उसको रखने का क्या उद्देश्य हो सकता है, तो बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, ये केवल उद्देश्य नहीं होता। प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, हिंदी साहित्य तो है। फिर है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, बिल्कुल, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात की जाएगी वो तो वैसे भी ऑप्शन सही होगा। इसमें हमेशा कहीं भी आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप जहाँ पे विविधता वाली चीज़ें हो वो आंसर ज़्यादा सही होता है। किसी बच्चे को एक चीज़ सिखाने का मोटिव नहीं होता है, पर्पज़ नहीं होता, उसे कई चीज़ें, कई लैंग्वेज, कई सब्जेक्ट सिखाने का हमेशा पर्पज़ होता है। ऐसा ऑप्शन जहाँ भी देखे वही ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, दृष्टिबाधित मतलब जिसको दिखाई ना पड़ता हो, तो आप क्या करेंगे। ऐसे बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा तो उन्हें जो पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि दृष्टिबाधित हैं तो पढ़ने के लिए ही सामग्रियाँ लानी चाहिए, ब्रेल लिपि में जैसे वो पढ़ते हैं तो यही होगा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। क्योंकि वो दृष्टिबाधित हैं तो वो सहानुभूति से पढ़ाएंगे ऐसा नहीं होता है, अलग गतिविधियाँ तो वो कर ही लेंगे छोटी मोटी, उनसे कम गतिविधियाँ कराएंगे ये भी नहीं है। क्योंकि दृष्टिबाधित है तो उन्हें पढ़ने में ही दिक्कत होगी, और पढ़ने में दिक्कत होगी तो पढ़ने के लिए हम जो अलग अलग साधन है जैसे कि ब्रेल लिपि है इसकी व्यवस्था कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पैसेज देखते हैं। यहाँ पे ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज करने का जो तरीका है मैं बता चुकी हूँ कई बार कि अगर पैसेज लॉन्ग रहे तो आपको क्वेश्चन के साइड जाना है। क्वेश्चन आप देखिए, फिर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे, फिर आपको पैसेज में क्वेश्चन में से कोई इंपॉर्टेंट जो वर्ड है जिस पे आपको ये लगे कि नहीं ये वर्ड तो पैसेज में होगा, उस वर्ड्स के माध्यम से पैसेज में से ढूंढिए, अगर लॉन्ग पैसेज दिया रहे तो। और अगर पैसेज आपका शॉर्ट है, जैसे कि इस टाइम पे शॉर्ट पैसेज पूछा जा रहा है, तो आप टोटल जो पैसेज है उसको पढ़िए एक साथ। डीप नॉलेज, डीप आपको स्टडी करना है यहाँ पे, डीप रीडिंग, ताकि उस बार जब आप एक बार पैसेज पढ़ते हैं तो उसका पूरा मीनिंग भी आपको पता चल जाए कि पैसेज में ओवरऑल क्या बोला जा रहा है। तब तो पैसेज एक बार पढ़ने का बहुत फ़ायदा मिलेगा, एक साथ सारे आंसर निकल जाएंगे। हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पैसेज देखिए इतना बड़ा दिया गया है, तो हम हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन देखिए थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, इतना बड़ा दिया गया है पैसेज। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पैसेज को आप पढ़ भी सकते थे। पहला क्वेश्चन है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। अब आपको वर्ड जो ढूंढना है वो शामिल होना ढूंढना है, कि आज़ादी में शामिल होना, आज़ादी के संघर्ष में। अब हम देखते हैं किन चीज़ों से, किन विचारों से प्रेरित होकर ये हुए। और आपका जो कॉमन सेंस कह रहा होगा तो स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, आपको सभी लग रहा होगा, क्योंकि कॉमन सेंस के बेस पर भी तो हम आंसर दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शामिल ये लोग क्यों हुए,
या फिर स्वतंत्रता समानता वाली चीज़ें जो होंगी उससे भी आप आंसर ढूंढ सकते हैं। क्योंकि देखिए, या तो क्वेश्चन का कोई वर्ड इंपॉर्टेंट पकड़ लीजिए, और क्वेश्चन का वर्ड नहीं मिल रहा है तो आंसर का वर्ड पकड़ लीजिए। हम देखते हैं, आप स्वतंत्रता समानता ढूंढते हैं यहाँ पे, ये देखिए, स्वतंत्रता समानता निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे, इसीलिए इनकी हिस्सेदारी थी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी भी है। तो इससे तो नहीं मिल रहा था, लेकिन इससे आंसर तुरंत मिल गया। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 92 है कि आज़ादी के लिए संघर्ष किसने किया। जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसके लिए संघर्ष किसने किया। तो यहाँ पे देख रहा होगा कि संघर्ष करने की बात आपको ढूंढेंगे। मुश्किल संघर्ष चलाया, किसने चलाया, पूरे देश की जनता ने। तो क्या हो जाएगा, देश की जनता ने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, देश की जनता ने। ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। फिर है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है। तो आप ढूंढेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ पे दिया गया है, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कहाँ कौन सा है। और आपको आपका जो कॉमन सेंस होगा, 1 मिनट, तो यहाँ पे स्वतंत्रता समानता विचारों की अभिव्यक्ति। आपको डायरेक्टली ये आंसर नहीं मिलेगा, आपको कॉमन सेंस लगा के भी आंसर देना होगा किसी किसी क्वेश्चन का। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी अगर आपका क्वेश्चन छूट रहा हो, तो जैसे कि ये सारे जो क्वेश्चन है और ये 93 वाला जो क्वेश्चन है, इन सब में आप क्या कर सकते हैं, अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करके आंसर दे सकते हैं जब एग्ज़ाम छूट रहा हो। क्योंकि इसका जो आंसर है आप ढूंढेंगे तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको अपने आप से ही आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, आंदोलन का क्या असर पड़ा। जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, इसका क्या असर पड़ा। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए आप, स्वतंत्रता आंदोलन ने क्या किया, तभी तो हम जानेंगे क्या असर पड़ा। यह स्थिति बदल डाली। फिर क्या किया, राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। अब हम ढूंढेंगे ये ऑप्शन में है या नहीं। सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, तो ये वर्ड भी आप इसमें से ढूंढ सकते थे। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे उनकी बुराई होने लगी, वो भी खुलेआम। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, कांग्रेस की क्या मांग थी। तो कांग्रेस की क्या मांग थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो या आज़ादी दो, या फिर अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको पैसेज में देखना ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये भी लग रहा होगा सही और ये भी लग रहा होगा सही। तो हम चलिए देखते हैं कि क्या है, या विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, सब मतलब सारे आंसर सही लग रहे हैं। हम अपने आप से नहीं दे सकते ऐसे क्वेश्चन का आंसर कि मांग इनकी क्या थी। अब हम देखते हैं क्या मांग थी इनकी। उन्होंने, लेकिन अगर वे फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें सामना करना, हाँ, अपनी मांगें पेश करने लगे। तो उनकी मांगें क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, इनकी यही मांग थी। देखिए, मांग वर्ड आप ढूंढते तो मिल जाता। तो इनकी क्या मांगे थी, विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। अब देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन है या नहीं। हाँ, विधायिका में निर्वाचित या फिर चुने हुए सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन का एक वर्ड पकड़ना है जो पैसेज में मिलने का चांस रहे जिस वर्ड के। फिर है, सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है या संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है। क्या संघर्ष कभी मनुष्य को उजाड़ता है, गलत है। संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, ये भी गलत है। संघर्ष मनुष्य को क्या करता है, निखारता है। तो क्या सही हो जाएगा, इसमें से 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। जो संघर्ष है वो निखारता है। जरूरी नहीं संघर्ष केवल सफलता के लिए हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, दिलाता भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफलता दिलाता है, ये निखारता है। ऑप्शन नंबर 4th वाला सही हो जाएगा। जो खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी। क्या बरसात तो खुलेआम बरसात तो ऐसे ही होती है, क्या खुलेआम होगी, गलत है। खुलेआम बुराइयां हो रही थी या खुलेआम नाक बज रही थी, तो ये भी नहीं होगा। खुलेआम नगाड़े तो ऐसे बजते रहते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, बुराई होना, बुराई क्योंकि छिप छिप के लोग करते हैं, तो ये खुलेआम होना किसके साथ जुड़ेगा, बुराई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3rd वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इनकी क्या होने लगी, खुलेआम
आलोचना होने लगी, बुराई वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, आलोचना होने लगी खुलेआम। आलोचना ही तो बुराई है, क्योंकि बरसात तो होती ही है, उसमें खुलेआम की क्या बात है। नगाड़े बजते हैं खुलेआम, और छिप के थोड़ी नगाड़े बज सकते हैं। और नाक बज रही है खुलेआम, तो क्या नाक छिप के थोड़ी बजेगी। तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा। चढ़ता दबाव गिरता गया, ये गलत है। चढ़ता और के साथ दबाव कहाँ लगेगा। हवा का दबाव कम हो गया, भीड़ भाड़ दबाव से था, या सभी चुपचाप दबाव से थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, तो हवा का दबाव कम हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। भीड़ भाड़ दबाव से नहीं, गलत है ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ग्रामर के आते हैं क्वेश्चन, जिसको अपने आप से आपको आंसर देना होगा अपने समझ के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे कविता पूछी गई थी मुख्य गायक के। ये देखिए, मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। तो ऐसे आप पूरा पढ़ लेंगे अगर छोटा सा दिया रहेगा तो, नहीं तो क्वेश्चन के माध्यम से जाएंगे, जैसे पैसेज में बताई थी। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 99 है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो जो संगीतकार है उसके माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों के ओर संकेत करना चाह रहा है, तो किस प्रकार के व्यक्ति होंगे, हम ढूंढते हैं किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर ये संकेत करना चाह रहा है। उसका जो छोटा भाई है, उसका शिष्य है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब सहयोगी हो जाएंगे। तो सहयोगी व्यक्ति होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। कहीं और दिया है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे भी नहीं और दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 मिनट। तो यहाँ पे आपको अगर नहीं मिल रहा हो तो संगतकार वर्ड से ढूंढ लेंगे। संगतकार जो दिया गया था, संगतकार की बात हो रही थी, तो यहाँ पे दिया है, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता। और संभालना क्या हो जाएगा, संभालना सहयोगी का काम हो जाएगा, जो अपने करते हैं। संभालना क्या हो जाएगा, सहयोगी का काम हो जाएगा। यहाँ पे इस लाइन में आपको आंसर छिपा हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट माइंड से वर्क करना होगा कि संगतकार कहाँ पे दिया गया है, उस वर्ड को पहले ढूंढिए, फिर देखिए इसका सेंस क्या निकल रहा है। अस्थाई को संभाले रहता है, क्योंकि डायरेक्टली इसका आंसर नहीं निकल सकता कि डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसी से देखना है कि कौन सा मतलब इसमें सेंस निकल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, सहयोगी का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, चट्टान जैसा भारी स्वर से क्या आशय है। मोटी आवाज़, या पुरुष की आवाज़, गंभीर आवाज़, या फिर पत्थर की आवाज़। तो पुरुष की आवाज़ की बात तो कहीं की नहीं गई है, पत्थर की आवाज़ की भी बात नहीं की गई है। मोटी आवाज़ तो हम कह नहीं सकते क्योंकि इससे कुछ खास सेंस नहीं निकल रहा है। गंभीर आवाज़ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। एक बार हम ढूंढ भी लेते हैं क्या सेंस निकल रहा है। भारी स्वर चट्टान जैसे, पहले ऑप्शन में ही हम पढ़े थे। देखिए, मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई, मतलब कि क्या है, गंभीर आवाज़ है। ओके, चलिए देखते हैं अब। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 101 है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं। अब इसको आपको अपने आप से बताना है कि इसके मायने क्या, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, क्योंकि अब इसका अर्थ आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, बस आपको सेंस के माध्यम से क्या सेंस निकल रहा है उसी से आंसर देना है। अंतरे को गाते हुए वह क्या हो रहा है, भटक जा रहा है। अगर कोई बोला जाए कि कोई गाना गाते हुए खो जा रहा है, गाना गाते हुए खो जा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी उसका अपहरण हो जा रहा है, वो भटक जा रहा है, गलत है ये। खो जाने का मतलब यही हो जाएगा कि वो उसमें लीन हो जा रहा है, उसमें डूब जा रहा है। बेलगाम ऐसा नहीं है कोई मारपीट करने लगेगा बेलगाम हो जाएगा, बेसुरा भी नहीं हो जाता, खो जाता है मतलब लीन हो जाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनहद में उपसर्ग से उपसर्ग प्रत्यय हमेशा पूछा जाता है, तो अनहद में उपसर्ग कौन सा है। तो अनहद में अन उपसर्ग है, क्योंकि जो उपसर्ग होता है या प्रत्यय होता है, तो उसमें अगर आप उपसर्ग मान लीजिए है, तो उपसर्ग क्या होता है, वर्ड के किसी फर्स्ट पार्ट में लगता है, मतलब पहले लगता है एक शब्द के। और लेकिन उस उपसर्ग को अगर आप निकाल देते हैं तो एक जो शब्द बचता है उसका अर्थ आना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बच जा रहा है, एक मीनिंगफुल वर्ड बचना चाहिए। ये उपसर्ग हो गया। और जो प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होता है, ये लास्ट में लगता है, शब्द के अंत में लगता है। और अगर आप प्रत्यय जैसे कि मान लीजिए
आप प्रत्यय को निकाल देते हैं, अंधकार है, अंधकार में से कार प्रत्यय को आप निकाल देते हैं तो अंध बच रहा है तो अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसे ही अर्थ बचना चाहिए जब आप उसको निकालते हैं। तो देखते हैं अनहद में, अनहद में अन्न को निकाल दीजिए, हद बच जाएगा। हद का अर्थ भी होता है लिमिट, तो अन्न उपसर्ग है क्योंकि पहले लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इसका क्या अर्थ है? तो हो जाएगा बुझता हुआ स्वर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्वर की बात की गई है, तो जब लास्ट में होता है तो बुझता हुआ स्वर कहलाता है, राख जैसा गिरता हुआ। हम एक बार पैसेज में भी देख लेते हैं क्या कुछ सेंस निकल रहा है इसका, कि राख जैसा स्वर लास्ट में कहीं दिया होगा। राख जैसा स्वर कहाँ पे है? उसकी आवाज़ में ये हिचकिचाहट स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना। तो यहाँ पे वही है, लास्ट में जो राग का एंड वाला पोजीशन होता है वहीं पे बोला जाता है कि राख जैसा स्वर, मतलब कि राख क्या होता है, जब आग जल जाती है तो राख जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है। तो हमें अपने आप से ही इसमें सेंस निकालना होगा कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, मतलब कि जो स्वर है वो क्या हो रहा है, वो डाउन की तरफ जा रहा है, गिर रहा है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला बैठ रहा है तो स्वर अपने आप डाउन होगा। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह का अस्त हुआ, जो उत्साह उसके अंदर है उसका अस्त हो रहा है। अब आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, अब आपको पता है कि सब एंड की तरफ जा रहा है, मतलब कि स्वर गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 114 है। संगतकार का अर्थ क्या है? संगतकार का अर्थ क्या होता है? अभी हम पढ़े थे संगतकार, तो गायक को बिखरने से बहचाने वाला, क्योंकि वहाँ पे संगतकार वाले लाइन में आप देखिए फोर्थ ऑप्शन, ढाढ़स बधाता हुआ ऐसे कुछ करके था लाइन संगतकार के, ये देखिए अस्थाई को संभाले हुए, मतलब कि जो गिरने से बचा रहा है। संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, मतलब कि गिरने से बचाने वाला, वो सहयोगी जिसका आंसर था। तो यही हो जाएगा यहाँ पे कि संगतकार का क्या अर्थ हो जाएगा, गायक को बिखरने से बचाने वाला। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गिरने नहीं दे रहा, बिखरने नहीं दे रहा है। ढांढस बंधाना का क्या अर्थ होता है? किसी को तसल्ली देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, मुहावरा टाइप का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं हम क्योंकि पेडागोजी वाला कोर्स पोर्शन था। ये हुआ आपका पैसेज वाला पोर्शन। यहाँ पे इतनी दिक्कतें इसलिए होती हैं क्योंकि हमें पैसेज तो दिखता नहीं है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम इसमें पेज को ऊपर नीचे करते हैं फिर पैसेज पे जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह से दिक्कतें नहीं होंगी ढूंढने में, क्योंकि आपको जो आपके पास पूरा ऐसे पेज होगा, उसमें इतने में पैसेज दिया रहेगा इतने में, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे क्योंकि बड़ा बड़ा पेज होता है वहाँ पे, तो आपको इजीली आप लगा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं ट्रिक बताती हूँ कि क्या करना है आपको, किस टाइप से पैसेज को सॉल्व करना है, उस ट्रिक को सीखिए। इसके बाद अपने आप से भी प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि पैसेज वाला पोर्शन फ़ोन में उतने अच्छे से हो नहीं पाता है, बार बार हमें देखना पड़ता है ऊपर जाके। ओके, क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।